नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां कंसेक्यूटिव बजट पेश किया है। इस बजट में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमईज के लिए किस तरह के ऐलान किए गए हैं, उसके इस क्षेत्र के लिए क्या मायने हैं, आगे किस तरह की राह रह सकती है, बजट को एनालाइज करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आई एम हैप्पी टू वेलकम राजीव चावला जी, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, वाइस चांसलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT, आपका भी शुक्रिया। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन, फाउंडिंग एंड मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट BYST। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आइए बातचीत के सिलसिले को सीधा शुरू करते हैं। राजीव जी, आप बजट को किस तरह से व्यू कर रहे हैं? उम्मीदें किस तरह की थी और जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उनको कैसे देखते हैं? पिछले 10 साल की जर्नी का एक और स्टेप है, अब 11th ईयर है, तो लगातार हमने 10 साल में बहुत इम्प्रूवमेंट्स देखी। अगर मैं कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर जो 2025 में बजट आया उसने तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस किया, बहुत रिफॉर्म्स 2025 में ऑलरेडी हो चुके। तो 2026 का बजट उसी जर्नी का एक और स्टेप है और जिसमें हम आगे गए हैं। एक दो डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं। हम चाहते थे कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आती ताकि कैपेक्स इम्प्रूव होता MSME सेक्टर का, और CGTMSE में मैंडेटरी हम चाहते हैं कि लोन्स हो जाएं। हो सकता है बैंकिंग का जो रिव्यू हो आगे उस कमेटी जो बनी है उसमें वो भी आ जाए। 7 सेक्टर्स जो इंडस्ट्री के इन्होंने फोकस एरिया रखे हैं, बायोफार्मा, टेक्सटाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, आप देखिएगा हर चीज़ में MSME जुड़े हैं। लक्ष्मी मैम, आप बताइए, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को आप क्लोजली उनके साथ काम करते हैं, उनकी पल्स को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। बजट में जो रोड मैप दिखाने की कोशिश की गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बजट से पहले भी अनाउंसमेंट्स होती हैं और हमने देखा है रिफॉर्म्स का एक प्रोसेस है जो चल रहा है। GST 2.0 हमने देखा हुआ, लेबर कोड पीछे लाए गए हैं और कई तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी आया एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए अनसर्टन टाइम्स में। ये बजट में माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या रहा, कैसे आपने देखा? Every time in a budget, you always hear about the macro perspective. So what did one really expect is a focus on micro sector and the MSME. To that extent, I was happy that the budget kept on talking about, use the word micro enterprise and use the word MSME many times. So that was a welcome step. Bemoaning the fact that the credit gap of 30 lakh crore has been very high. So again, a welcome step is the 10,000 crore MSME fund that was announced, as well as a 2,000 crore self-reliant fund for just micro enterprise. That is a first step and a very good step. Micro enterprise में सबसे ज़्यादा problem है that they get a very small loan. 67,000 rupees is the average loan size of a Mudra loan even today. So what do you do? Because unless you increase the quantum of the loan, and unless you support them with compliance support, these small entrepreneurs will just keep mushrooming, they will not grow. प्रोफेसर सर, आप हमें बताइए, अभी हमने देखा है कि ये एनवायरनमेंट बड़ा वॉलेटाइल है, बहुत ही अनसर्टन है और ग्लोबल ट्रेड के पूरे डायनेमिक्स और समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। डिस्पाइट दैट, इंडिया इज अमंग्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज एंड एक्सपोर्ट्स अपनी स्टडी रफ्तार पर चल रहे हैं। तो आप आज जो बजट में स्पेसिफिकली कस्टम्स को लेकर जो बात रखी गई है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? इंडस्ट्री के लिए, ये मेक इन इंडिया के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसके क्या मायने हैं? भारत सरकार के सामने इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, हमको दूसरे बाजार चाहिए और मेकिंग आवर MSMEs एंड इंडियन प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनली। तो ये बजट इंसेंटिव के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं गया जैसा कि लक्ष्मी जी बता रही हैं, बट एक मैक्रो एनवायरनमेंट पे उनको एक कॉम्पिटिटिव बनने के लिए बिल्कुल राह दी गई है। सो नॉट टू गिव इंसेंटिव बट टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स। तो वो मैं कई साल से कह रहा हूँ कि भाई हमारे एंटरप्रेन्योर में एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर आप ऑब्स्टेकल हटाओगे तो ही कैन डू वंडर्स, और इसमें ऑब्स्टेकल हटाने का प्रयास किया गया है। अब वो ग्राउंड लेवल पे कितने हटते हैं वो अभी देखने की बात है। इफ़ यू आर एन इम्पोर्टर एंड एस्टैब्लिश्ड इम्पोर्टर, आप सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, हम मान लेंगे। ह्यूमन इंटरवेंशन इन इंपोर्ट क्लियरेंस को हटाने की बात कही गई है, जिसमें कहा है कि कार्गो सारा स्कैन होगा विद AI एंड स्कैनिंग एंड एवरी कार्गो विल गेट स्कैन। तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, तो जो अल्टीरियर ट्रांजैक्शन उसमें नहीं होगा और करप्शन में कमी आएगी, और वो हमारे MSME को स्ट्रांग बनाएगा।
बजट के कुछ अब आयामों को, डायमेंशंस को टच करते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं इक्विटी सपोर्ट की 10,000 करोड़ की, इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस तरह से सिलेक्शन होगी, इसके भी डिटेल्स जैसे आएंगी। लेकिन ये जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स का एक माइंडसेट है कि हमारे यहाँ पे डेट पर निर्भरता है। इक्विटी में अपने आप में हम देखते हैं कि इक्विटी के ज़रिए आपको स्पेसिफिकली ना केवल फाइनेंसिंग बट फाइनेंसिंग के साथ साथ आपको एक ब्रांडिंग के लिए भी वो हेल्प कर सकता है। तो ये आप जब एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं तो ये इक्विटी के पर्सपेक्टिव को आप किस तरह से देखते हैं ग्रोथ के सफ़र में, जो मैम ने मेंशन किया कि फाइनेंसिंग एक बड़ा गैप है। इक्विटी बाय लार्ज आज तक सिर्फ लार्ज कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स इन इसी डोमेन में ज़्यादा रहा, और इसमें भी एमएसएमईज में भी वो जो टेक स्टार्टअप्स रहे। तो बाय लार्ज ज़्यादा इक्विटी का हिस्सा आज तक इन्हीं को गया है। पिछले सेल्फ रिलायंट फंड जब इसको अनाउंस किया गया 2020 में, तो उसमें एक फोकस था कि ये ट्रेडिशनल एमएसएमईज को भी मिलेगा। और ट्रेडिशनल एमएसएमईज में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो वो एसएमईज हैं जो एसएमई आईपीओ पे जाके लिस्टिंग की तरफ देख रहे हैं, एक एनेबलर है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कि कई दफ़े डेट इक्विटी रेशियो ख़राब हो जाता है एक एंटरप्रेन्योर का, उसमें अगर थोड़ा सा भी उसको इक्विटी सपोर्ट मिलती है तो बैंक से उसको बेटर लीवरेज मिल जाता है जी। और वो नेक्स्ट लेवल पर जाकर अपना इक्विटी फिर डाइल्यूट कर सकता है। और सेकंड जो उन्होंने एसआरआई फंड में 2000 करोड़ और स्पेसिफिकली उन्होंने माइक्रो के लिए वर्ड यूज किया कि फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस, आई थिंक दैट विल बी एन एनेबलर। माइक्रो एंटरप्राइज विल नॉट गो फॉर लिस्टिंग, but this kind of an equity would help a micro entrepreneur reach out to better debts, improve their debt equity ratio and other things, and thus move to the next level. तो हम जैसे देख रहे हैं माइक्रो पर फोकस रहा है, और माइक्रो ही, क्योंकि एमएसएमईज का सबसे बड़ा चंक माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स ही हैं। मैम के पास आते हैं, देन वील कम टू यू सर। मैम, ये जिस तरह से ये भी बताया गया है कि जो कॉर्पोरेट मित्राज हैं उनके ज़रिए कंप्लायंस में सपोर्ट किया जाएगा, जो हमारे छोटे मंझोले शहर हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज़, वहाँ तक पहुँचा जाएगा, क्योंकि उनको अपने रोज़मर्रा के ऑपरेशंस में, डे टू डे ऑपरेशंस में काफ़ी ऑक्यूपाइड होते हैं। तो उनको इस तरह से अगर हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा वो कितना हेल्पफुल होगा, सो दैट वो कंप्लायंस बर्डन कम हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और वो इनफैक्ट अपने कोर बिजनेस पर फोकस करें टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। Corporate Mitras is not new. There was an Udyami Mitra before, which was to support MSMEs. So these ideas have been coming from time to time. Any kind of hand-holding, mentoring and support is always welcome. It is critical. If you ask today, one of the main things which is really making micro entrepreneurs and small businesses fail is because they lack credit, they lack access to market, and they lack access to advice and support. So the corporate mitras is useful. But how are you going to reach more than 7.6 crore units in the country through this corporate mitra? So how will it actually be implemented? How are you going to roll it out? This is a challenge, because that kind of hand-holding has to happen on a one-to-one level in the small towns, in rural areas and so on and so forth, for all of them to really have effective. I would recommend that the government seriously look at using existing institutions through whom you can provide mentoring like we do. सर, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, 7 सेक्टर्स का जिक्र किया गया है, और ये जो पीछे हमारे FTAs हो रहे हैं, जैसे आप डाइवर्सिफिकेशन का जिक्र कर रहे थे, EU के साथ जो FTA हुआ और इतना बड़ा मार्केट ओपन अप होगी, तो उससे भी क्या हमारी मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग भारत के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि हमारा शेयर वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 3% है और चाइना का शेयर लगभग 30% है, 10 टाइम्स मोर। कि आज के बजट में जो सेक्टर भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो उसमें वी हैव फोकस्ड मोर ऑन द टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर। तो भारत को अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉम्पिटिटिव होना है तो हमको टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर पर ध्यान देना होगा। और इसमें आप देखिए कि जो चीज़ भी फोकस की गई हो, हमने टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर किया है, उसके बाद में AI के इंटीग्रेशन की भी बात कही गई है। और हमारा जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस है, या तो रॉ मटेरियल्स पे है कि हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, कुछ क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट करते हैं, या हमारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे है। चाइना से हमारा 110 बिलियन से भी ज़्यादा का जो डेफिसिट है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है बेसिकली। इसके अलावा तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग पे हमने ध्यान देने की कोशिश की, एंड इंटीग्रेशन ऑफ AI विद मैन्युफैक्चरिंग। तो इसलिए टेक्सटाइल पे भी हमने फोकस किया है, लेदर पे भी हमने फोकस किया है, और उसके साथ साथ हाई टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट पे फोकस किया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो रहता है MSMEs की, वो है पेमेंट्स में डिले। वो पेमेंट्स में कॉर्पोरेट से भी होता है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी है, और हमने देखा ट्रेड्स के थ्रू
उसे एड्रेस करने के लिए प्रयास किए गए हैं और उससे काफ़ी हद तक एमएसएमईज़ को सपोर्ट मिला भी है। अब ये बताया जा रहा है कि जो CPSEs हैं वो इसी प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म इसको बनाया जाए और ये एक तरह से बेंचमार्क होगा कॉर्पोरेट्स के लिए भी। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं और जेम के साथ इंटीग्रेशन की भी ये जो बात है इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? तो बेटर लिक्विडिटी हो एमएसएमई सेक्टर में, उसके लिए ट्रेड को एक तरह से स्ट्रेंथन किया। इसको जेम्स पोर्ट के साथ लिंक कर दिया गया है। CPCBs के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है। फिर ट्रेड्स की इनवॉइसेस को CGTMSE में कोलेटरल फ्री मतलब गारंटी भी दी जा रही है। तो ये 3-4 चीज़ें जो ट्रेड्स के लिए गई हैं, ये उसको और ज़्यादा लिक्विडिटी, जल्दी लिक्विडिटी मिले एमएसएमईज को, उसी के लिए एक अटेम्प्ट है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है। अभी 500 करोड़ की लिमिट थी, अब उसे 250 करोड़ किया गया है। तो ये आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ट्रेड्स लिक्विडिटी का एक बड़ा रियलाइजेशन ऑफ योर पेमेंट्स का, और डिलेड पेमेंट्स को भी एड्रेस कर देगा कि अगर आपको पेमेंट्स टाइम से मिलेगी तो एक तरह से ये सिर्फ क्रेडिट ही नहीं लाएगा, ये लिक्विडिटी भी लाएगा एट द राइट प्राइसिंग, एट द मार्केट प्राइसिंग। तो ट्रेड्स के लिए जो इन्होंने किया वो रियली कमेंडेबल है। तो मैम ये बताइए, जब हम फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं और आपने जो गैप का मेंशन किया था उसमें एक हाई लेवल कमेटी फॉर बैंकिंग की बात हो रही है, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि विकसित भारत में देख रहे हैं उनका किस तरह से रोल होगा इस क्षेत्र का, क्योंकि एमएसएमईज का इंपॉर्टेंट रोल है, NBFCs के क्रेडिट डिसबर्समेंट की भी बात कही गई है, और जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जिसका आप मेंशन कर रहे थे उन तक रीच आउट करने के लिए NBFCs का रोल बहुत क्रूशियल है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? To give too much emphasis today, because of the inability for micro entrepreneurs to get credit, that they are forced to move towards NBFCs. NBFCs have a role to play, but look at the interest rate that is charged by NBFCs vis-a-vis what is a public sector bank. So if you want to talk about the viability and the scale and the growing of the micro enterprises, you cannot rely on an NBFC. NBFC is more to fill the credit gap every now and then when your primary loan is not being serviced. So I would say that the banking committee really should look at, you keep on talking about the number of loans, crores and crores of loans being given under Mudra. Why is the loan size 67,000 rupees today? What kind of an enterprise can you start with? So first you have to really talk about how do you create an enterprise for anything less than 3 to 5 lakhs, even in urban, in a rural area, will not enable you to create a sustainable business. Right. So I think it is very, very important. And then the second thing, when we're talking about all these digital platforms, again, we've talked about Udyam platform, we've talked about the ONDC platform, talk about Treads now, we're talking about all these platforms, that UPI payments. How many micro entrepreneurs have been able to onboard on these? It is small. And therefore, if you think that digitalization and digital infrastructure is going to improve the credit intake, is going to improve their ability to do business with others, you have to find, maybe you have to have many more corporate mitras to help them in order to onboard them. जैसे एक तो बात है क्रेडिट अवेलेबिलिटी की, हम ये भी देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका राजीव जी मेंशन कर रहे थे, इंटरेस्ट सबवेंशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस कॉम्पिटिटिव दौर में उसको आप कैसे देखते हैं? एंड टाइमली फाइनेंस, जब ऑर्डर्स हों तो फाइनेंस भी हो, मतलब ये क्योंकि कॉम्पिटिटिव दौर है तो उनको रेडी होना है, गेयर अप करना है अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने के लिए, और वो भी ऐसे इन्वायरमेंट में जो काफ़ी चैलेंजिंग है, और हम देख रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म भी बढ़ रहा है। सो ये जो पूरा चेन है, इसके लिए मतलब ये 25 के चैलेंजेस से हमने निपटा और इकॉनमी ने अपनी रेजिलियंस और अपना दमखम दिखाया है। 26 में और भी चैलेंजेस हो सकते हैं। बजट है ना, इट्स वेरी डायनामिक, और इन्होंने क्या है कि शॉर्ट टर्म फिक्स करने की मेरे ख्याल से बहुत ही कम प्रयास किया, अगर कहीं किया है तो, विद इंसेंटिव्स एंड ऑल दैट। बट इन्होंने हमारी इंडस्ट्री को, स्पेशली एमएसएमई को भी कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश की है। तो उसी दिशा के अंदर ये सारे कदम हैं, और एमएसएमई को मुझे लगता है कि इसके अंदर कॉम्पिटिटिव बनाने के कदम है। एमएसएमई हैव टू एसिमिलेट दैट न्यू टेक्नोलॉजी एंड बी कॉम्पिटिटिव, और अब उनको ये डर छोड़ देना है कि हमको कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म मिलेगा, और हम उल्टी तरह से जा रहे हैं। वेयर अमेरिका इज गोइंग प्रोटेक्शनिस्टिक, इंडिया इज बिकमिंग लिबरलाइज। हम तो बल्कि पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं, जबकि ये ट्रेड थ्योरी, फ्री ट्रेड की अमेरिका से, हम उनको बताते हैं कि फ्री ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर अस, एंड वी हैव प्रूव्ड इट दैट इंडियन इकोनॉमी इज रिजिलियंट। हम उसमें भी सेकंड क्वार्टर में 8.2% की ग्रोथ हुई है। आईएमएफ हमारी ग्रोथ 6.6% बता रहा है, और अमेरिका की ग्रोथ 2.2% बता रहा है, दुनिया की ग्रोथ 3% बता रहा है। सो इंडिया ने इसमें बता दिया, और इंडिया में एक सबसे बड़ा जो इन्होंने किया, यूथ इज वेरी रिलेटेड विद दिस एमएसएमई, जो बजट का बजट के अंदर मेंशन है, यूथ के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं।
तो वील हैव द फाइनल कमेंट्स नाउ। मैम, बिगिनिंग विद यू, स्किल्स पर आप किस तरह से देखते हैं स्किलिंग इकोसिस्टम को और स्ट्रेंथन करने के लिए, फ्यूचर रेडी के लिए? इकोनॉमिक सर्वे भी मेंशन कर रहा था। Correct. हमने टेक्सटाइल क्षेत्र के देखा है, बात करते हुए इंडस्ट्री अकेडमी पार्टनरशिप का कुछ मेंशन हुआ है। ये कितना क्रूशल होगा, क्योंकि वर्कफोर्स को रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपग्रेड अपस्किल करना। Very, very important, because I think one thing the budget did well is to at least acknowledge the fact that there is a huge gap between education and to employment into entrepreneurship. So they were talking about creating a standing committee to explore the pathway to that. But standing committee is just that. We don't know what the recommendations will be and how they will be implemented. But that big gap between not only uneducated unemployed but skilled unemployed is even more of a scourge on this country, and therefore we should find a way of doing that. I think they did mention one of the things is this university hubs that were going to be created alongside the manufacturing hubs, whereby the skill development and the education of the young people can be correlated directly with the needs of the manufacturing units. So that is a good start. Also on AI, they talked about specifically using AI to scale, but I would leave it with one more recommendation the budget should have done. Not just talk about AI vibrancy, which already we are second in the world as per the Stanford index. But what are we doing to use AI to skill and mentor and handhold all the micro enterprise? There's a huge potential for AI to be used as a tool for mass education, for mass skilling, and for support in entrepreneurship. Even if you want to onboard something, use an AI assistant. We are developing an AI mentor, for example, who could help in doing many of the digital interface that they wanted. Right, ma'am. I think AI should be thought of in that manner also. हम ये भी देख रहे हैं कि जो लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, आप तो क्लस्टर्स को बखूबी जानते हैं और काम कैसे करते हैं, डे इन एंड डे आउट, आप तो उद्यमियों के लगातार टच में हैं, तो इनको रिजुविनेट करने की बात हो रही है। उनके अंदर हम देख रहे हैं कॉम्पिटिटिवनेस, उनकी एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात की गई है 200 क्लस्टर्स की। ये एमएसएमईज भी रेडी हों और क्लस्टर्स भी रेडी हों, उनकी कॉमन फैसिलिटीज़, जैसे हम प्री बजट में आपसे बात भी कर रहे थे, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? यही इस बजट का परफेक्ट बैलेंस है कि एक तरफ जहां उन्होंने 7 हाई एंड सेक्टर्स को चुना, टेक सेक्टर्स को चुना, जिसमें कि सेमीकंडक्टर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स है, और दूसरी तरफ जहां उन्होंने ट्रेड्स और इक्विटी जैसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट किया, तो वहीं इस बजट ने 200 ट्रेडिशनल क्लस्टर्स को अपग्रेडेशन की बात की, विच मीन्स जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, चाहे लुधियाना में है, जालंधर में है, अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, ऑल ओवर कानपुर, सो हर जगह आज उन ट्रेडिशनल क्लस्टर्स को स्ट्रेंथन करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, उनके B2B मैकेनिज़म्स, उनके लिए और जो सपोर्ट मैकेनिज़म्स आएंगे, बेटर मार्केटिंग, बेटर डिज़ाइन के लिए आई मस्ट मेंशन जो नया एक NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एक और बनेगा। सो आई थिंक बजट में एक्चुअली इतना कुछ है कि एज यू पिक अप वन थ्रेड यू रियलाइज तो इसका इम्पैक्ट भी राइट इम्पैक्ट MSMEs को आ रहा है। तो चाहे मैं आप ये कहें कि ये 20,000 गाइड्स को एज अ टूरिस्ट गाइड्स वो डिफरेंट सिटीज़ के लिए काम करेंगे, या ये AI के लिए आज ये, या रेड या ऑरेंज इंडस्ट्री के लिए जैसे कह रहे हैं कि 2 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स को तैयार किया जाएगा। आई थिंक एवरीथिंग हैज़ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो to work very closely with the MSME sector. Right. So we are very positive. I just hope कि अब कुछ रिफॉर्म्स MSME सेक्टर, स्पेशली MSME मैन्युफैक्चरिंग को लेकर फैक्ट्री लाइसेंसिंग वगैरह को अगर आसान कर दें ताकि लेबर कोड्स उतनी जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए, एक वन मोर स्टेप towards ease of compliances for manufacturing MSMEs, and I think we'll be almost near our goal. प्रोफेसर जोशी, आपसे लेना चाहेंगे, ई-कॉमर्स ने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खोली हैं लोकल से ग्लोबल में, डिस्ट्रिक्ट्स में, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के, आर्टिजन्स के लिए, और इसमें बताया गया है जो बेसिकली जो करंट वैल्यू कैप है पर असाइनमेंट 10 लाख की, उसको हटाया जा रहा है कोरियर एक्सपोर्ट्स के लिए, और साथ ही जो हम देखते हैं रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स का भी इशू रहता था, उसमें हैंडलिंग जो होगी रिजेक्टेड रिटर्न प्रोडक्ट्स की, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाएगा।
ये जो आपने बताया कि इसका 10 लाख रुपए का जो मैक्सिमम था लिमिट, इसको हमने हटा दिया है जी। एंड दिस विल बेनिफिट ओनली एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, क्योंकि 10 लाख का थोड़ा उनका एक्सपोर्ट होता है, वो कितना भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं कुरियर के जरिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट, एंड ई कॉमर्स इज इंटीग्रेटेड विद एमएसएमई, और एमएसएमई हैज टू अडॉप्ट मोर टेक्नोलॉजी स्पेशली फॉर मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स एंड मेकिंग Right, sir. देयर products available in the international market. Right, sir. I think that from MSME's point of view, this budget is holistic and futuristic. राइट सर, दैट्स ऑल द टाइम वी हैड। लक्ष्मी जी थैंक यू, प्रोफेसर जोशी आपका भी शुक्रिया, राजीव जी धन्यवाद। तो एसएमई एक्सप्रेस के इस बजट स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।